2024 के लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव से पहले आ रही सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी को डिबेट करने के लिए राहुल गांधी ने ऑफिशियल चैलेंज भेज दिया है। दोस्तों बताएंगे आपको देश के 2 पूर्व रिटायर्ड जजों और एक पत्रकार की ओर से लिखे गए लेटर पर राहुल गांधी ने जवाब दिया है। बताएंगे क्या कुछ कहा है दोस्तों उन्होंने, और नरेंद्र मोदी क्या 75 साल में होने वाले हैं रिटायर्ड, क्या देश के साथ होने वाला है धोखा। बताएंगे अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अंदर ही आपस में द्वंद्व देखने को मिल रहा है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में प्रियंका गांधी ने कहा 200 सीटें नहीं जीत पाएगी बीजेपी। बताएंगे क्या है बड़ा कारण, और रायबरेली में राहुल गांधी को बड़ी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों बताएंगे बीजेपी का अपना ही विधायक बागी हो चला है। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी एक मुख्यमंत्री को दे रहे थे चुनौती, लेकिन ऐसी बात उन्होंने कर दी कि लोगों ने अब नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। साथ साथ तीसरे चरण के चुनाव को लेकर अंतिम आंकड़े जारी किए गए हैं। दोस्तों वहीं आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जवाब पर अब लेटर लिखकर अपना जवाब दिया है। इसी के साथ में वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले एक बड़े प्रत्याशी को नहीं मिला नामांकन का फॉर्म। बताएंगे नया विवाद शुरू हो गया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में लाइव डिबेट चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के अंदर राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी के डिबेट को लेकर लोग काफी इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लोग एक साथ लाइव सुनना चाहते हैं ताकि सभी को पता चले कि किसके पास क्या मुद्दे हैं, कौन देश को प्रगति करवाने के लिए आगे बढ़ने के लिए किसके पास एक विजन है और कौन देश को मूर्ख बना रहा है। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी ने पूरे मामले पर जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस अजीत पी शाह और द हिंदू फेमस अखबार के पत्रकार एन राम को लिखा कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं ये लेटर आप लोगों को लिख रहा हूं। इसमें वो कहते हैं कि मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से पूरे मामले पर बातचीत की है। हम लोग इस बात को लेकर एग्री हो गए हैं कि लोगों को यह जानने का अधिकार है कि हमारे पास उनके लिए क्या विजन है। लोगों को इन्फॉर्म्ड चॉइस करने का अधिकार है, यानी लोगों के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कोई भी चॉइस करने से पहले लोग अपने नेताओं को सीधा सुनने का अधिकार रखते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट ने फैसला लिया है कि हम में से कोई भी इस तरीके के डिबेट में शामिल होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कृपया आप लोग हमको बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी डिबेट करने के लिए तैयार है। हम में से कोई भी इस डिबेट में शामिल होने के लिए तैयार है, यानी दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी दोनों के दोनों डिबेट के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी को आप लोग तैयार करिए डिबेट करने के लिए। राहुल गांधी ने ये बातें स्पष्ट कर दी है, लेटर लिख दिया है। अब गेंद नरेंद्र मोदी के पाले में है, उनको तय करना है कि वो क्या डिबेट करने की हिम्मत जुटा पाएंगे या नहीं जुटा पाएंगे। दोस्तों कुल मिलाकर राहुल गांधी की ओर से भेजे गए औपचारिक जवाब पर अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही निर्णय लिया गया है और इससे बीजेपी पर दबाव बनेगा तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस बार वोट किसी और के लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए मांग रहे हैं, यानी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों अब डिबेट छिड़ गया है कि क्या नरेंद्र मोदी जो मात्र 73 साल के और गलती से अगर बीजेपी जीत गई तो मात्र 2 साल के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद अमित शाह को अपनी कुर्सी सौंप देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों अरविंद केजरीवाल के दावे को लेकर अब बीजेपी में बहस छिड़ गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सालों पहले एक नियम बनाया था। इस नियम में कहा गया था कि 75 साल से ज्यादा का कोई व्यक्ति सरकार में नहीं रहेगा। अमित शाह ने भी 3 फरवरी 2019 को यह बातें कहते हुए कहा था कि 75 वर्ष के ऊपर के लोगों को सरकार में जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। अमित शाह का यह बयान साफ तौर पर संकेत दे रहा है दोस्तों कि अगर 75 साल के किसी व्यक्ति को कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, फिर तो 75 साल से ज्यादा व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री भी नहीं बनाया जा सकता। तो क्या मात्र 2 साल के लिए बीजेपी के लोग जनता के बीच में जाकर मैंडेट मांग रहे हैं और उसके बाद क्या जनता के ऊपर अमित शाह को थोपा जाएगा, देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब सवाल पूछा गया तो अमित शाह कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे और 2034 तक भी प्रधानमंत्री रहेंगे। सवाल यह है कि 2013 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह और मोदी की चलनी शुरू हुई तब 75 पार के नेताओं को धीरे धीरे करके राजनीति से रिटायर्ड कर दिया गया। दोस्तों चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, कल्याण सिंह हो, मुरली मनोहर जोशी हो, लालजी टंडन हो, करिया मुंडा हो, यशवंत सिन्हा हो या फिर जसवंत सिंह हो, इन सभी को यह बोलकर हटाया गया था कि इनकी उम्र 75 साल से ऊपर हो गई है। सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी के लिए नियम लागू नहीं होता। ऐसे में दोस्तों अमित शाह और नरेंद्र मोदी के द्वारा लाई गई नीति उन पर लागू नहीं हो रही है, तो सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही उठाए जाएंगे। आनंदीबेन पटेल को जब गुजरात के मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया तो तब भी यह हवाला दिया गया था कि वो 75 वर्ष की है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर शुक्रवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ईडी और सीबीआई से जुड़ा हुआ एक अनुभव शेयर करते हुए कहा कि सीबीआई ईडी ने मुझसे 55 घंटे तक पूछताछ की। राहुल गांधी ने बताया कि मैंने ईडी के अफसर से बोला, देखिए आप सोच रहे हैं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है मगर आप गलत फहमी में हैं। मुझे आपने नहीं बुलाया है, मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के हत्या कौन लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पूछताछ के दौरान मुझे एक सेल यानी लॉकअप दिखाया गया। मैं सोच रहा था कि मेरे परदादा 12 साल तक इसी तरीके के सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। साथ साथ दोस्तों प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए भावुक होते हुए राजीव
राजीव गांधी के बारे में चर्चा की और इस दौरान उनकी ओर से एक और बड़ी जानकारी दी गई। प्रियंका गांधी ने प्रचार के दौरान अमेठी में जनता से कहा कि हमारा आधार है, क्योंकि जो भी गारंटियां हम देते हैं, जहां जहां हमने गारंटी दी है वहां हमने उसे करके दिखाया है। कर्नाटका में जो गरीब परिवार है उसकी सबसे बड़ी महिला के खाते में पैसे जा रहे हैं, यही हमारा आधार है। उनका क्या आधार है? 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। बीजेपी वालों को क्या पता रिश्ते क्या होते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें नहीं जीत पाएगी अगर चुनाव सही से होते हैं। यानी विपक्ष के सारे नेता लगभग इसी तरीके का बयान दे रहे हैं। दोस्तों, साथ साथ रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे हैं तो बीजेपी के लोग अपने पूरे नेताओं की फौज लेकर प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका कोई और नहीं बल्कि आदित्य सिंह ने दिया है। आदित्य सिंह भारतीय जनता पार्टी की रायबरेली से विधायक है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के कार्यक्रम में नहीं जा रही है। दोस्तों, उन्होंने ट्वीट करते हुए भी बगावत के संकेत दे दिए हैं। रायबरेली की सदर सीट से बीजेपी के विधायक आदित्य सिंह ने एक पोस्ट करके सियासी सरगर्मियों को तेज कर दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि उसूलों से कोई समझौता नहीं। यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब दिनेश सिंह को लेकर आदित्य सिंह पूरी तरीके से साइलेंट मोड में है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिनेश सिंह को बनाया है, जिसके कारण बाहुबली नेता अखिलेश सिंह की बेटी काफी ज्यादा नाराज है। दोस्तों, और आदित्य सिंह की नाराजगी के कारण उनके विधानसभा में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होने वाला है। उन्होंने यहां तक कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अन्य नेताओं की सभा से भी दूरी बनाए रखी है। दोस्तों, साफ तौर पर बीजेपी को बगावत के संकेत वो दे रही है और इससे कांग्रेस पार्टी को ही फायदा मिलेगा, क्योंकि एक पूरा विधानसभा क्षेत्र जो उनके अंदर आता है उनके प्रचार नहीं करने के कारण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उस तरीके से वोट नहीं पड़ेंगे जैसा पड़ना चाहिए था। रायबरेली की सदर सीट से बीजेपी को अच्छे वोट की इस बार उम्मीद थी, लेकिन पहले ही बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज गई है। दोस्तों, राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के बाद तो वैसे भी रायबरेली से बीजेपी बैकफुट पर है। साथ साथ बीजेपी का साथ दलित समाज पूरी तरीके से छोड़ चुका है। इस बात की तस्दीक यह सभा कर रही है। मंच से कम लोग सामने बैठे हैं। कौशाम्बी के अंदर अनुसूचित मोर्चा की एक बीजेपी ने सभा बुलाई थी, लेकिन मंच पर जितने लोग बैठे थे उसके आधे लोग भी सामने नहीं बैठे हुए थे। समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से पूरा वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि हार रहे बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर के समर्थन में ओसा में सभा की गई थी, लेकिन सभा में संविधान बदलने का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा पहुंचे थे, जहां पर सोशल मीडिया पर उनका वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। उड़ीसा में अपने भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन बाबू को कहता हूं, उनको आप लोग पकड़िए, उन्हें बिना पेपर के उनसे बोलिए कि उड़ीसा के जिलों के नाम बोले और उनकी राजधानी के नाम बोले। इसके बाद लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो क्लिप शेयर करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, लोगों ने लिखा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एंटायर पॉलिटिकल साइंस विभाग के डीन है प्रधानमंत्री मोदी। कुल मिलाकर दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसी जिला का कोई राजधानी तो होता नहीं है। क्या आप लोगों ने किसी जिले की कोई राजधानी सुनी है आज तक? जरा लिखकर जरूर बताएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी मौका मिल गया निशाना साधने का, तो उन्होंने कहा कि चलिए साहब, आप ही गुजरात के जिलों के कैपिटल के नाम बता दीजिए, लोअर केस में ही बता दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कई साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो शायद उनको पता होगा कि गुजरात के किस जिले की कौन सी राजधानी है। बाकी देशों में तो और किसी को नहीं पता कि किसी जिले की कोई राजधानी होती है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल साइंस को लेकर जो डिग्री है एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, जिसे लेकर विवाद है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इस पर सवाल फिर से उठना चाहिए, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जयराम रमेश ने मोदी की सभा को लेकर सवाल पूछे हैं। झारखंड के चतरा में सभा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। जयराम रमेश ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी से 3 सवाल है। पहला ये कि ईडी अडानी और अंबानी के काले धन से भरे टेम्पो की जांच करने में क्यों विफल रही है। दूसरा ये कि चतरा गया रेलवे लाइन का क्या हुआ, जो वादा आप लोगों ने किया था। बीजेपी ने आदिवासियों के वन भूमि के अधिकार को क्यों कमजोर किया है। जुमलों का विवरण देते हुए जयराम रमेश ने आगे और भी कई बातें लिखी है। उन्होंने बताया कि 2 मौजूदा मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने मनगढ़ंत मामलों में जेल में डाल दिया। इस बीच प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में अपने भाषण में खुलेआम कहा कि अडानी और अंबानी के पास काला धन भरा हुआ है, ऐसे में ईडी कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के करीबियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, जबकि जनता द्वारा चुने गए नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। चतरा में 4 वर्षों में बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी की मांग कर रहे लोग अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। शिक्षा और रोजगार के अवसर भी पैदा नहीं हो पा रहे। अक्टूबर 2022 में रेल मंत्रालय ने चतरा गया रेल परियोजना को मंजूरी दी थी। 2 साल बीतने के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई है। चतरा गया लाइन के लिए लोगों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री इस आवश्यक परियोजना को पूरा करने के लिए कुछ कर रहे हैं, सवाल ये पूछे गए हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी को पता है कि हर सीट पर कौन से बड़े मुद्दे हैं जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों ने वादे किए थे और जमीन पर नहीं उतारे हैं। इन सवालों का जवाब बीजेपी की ओर से नहीं दिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास हर राज्य हर सीट पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने से पहले कम से कम 3 सवाल तो बने हुए हैं। साथ साथ दोस्तों, कन्हैया कुमार बोले, कहा प्रधानमंत्री जी ये देखो कांग्रेस पार्टी के टेम्पो, इनमें हमारा न्याय संदेश भर भर कर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हर परिवार एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। हर युवा की न्यूनतम 1 लाख रुपए की सालाना नौकरी पक्की की जाएगी। हर श्रमिक को 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी की पक्की गारंटी दी जाएगी। सांसद
राम शंकर कठेरिया, तुम और तुम्हारे भाजपा के केंद्र के नेता जिंदा है या नहीं है, ये सवाल पूछ रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। दरअसल दोस्तों, जिस तरीके से डिंपल यादव को लेकर टिप्पणी करते हुए अखिलेश यादव को टिप्पणी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, इस पर सुरेंद्र राजपूत ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि जो 10 साल में रोजगार नहीं दे पाए और पागल की तरह श्रीमती डिंपल यादव और अखिलेश यादव को कोस रहे हैं, ये गाली गलौज की भाषा का करारा जवाब इटावा की जनता देगी। साथ साथ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अंदर शनिवार को एक बार फिर से भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई है। शुक्रवार को एनटीआर जिले के अंदर 8 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। ताजा मामला राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले का है, जहां पर शनिवार को गत्ते की पेटियों में छिपाकर 7 करोड़ रुपए ले जाए जा रहे थे। पुलिस की चेकिंग के दौरान पाइप से लदे ट्रक से करीब 8 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने ट्रक और पैसों को जब्त करने के साथ साथ उसमें सवार 2 लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। कुल मिलाकर दोस्तों, करोड़ों रुपए मिलना अपने आप में गंभीर मामला है। ये तो तय था कि इन पैसों का इस्तेमाल इकट्ठा करके लोगों के बीच बांटने के लिए किया जाने वाला था। अब पता पुलिस को यह लगाना है कि कौन लोग इस पूरे मामले में शामिल होंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताइएगा दोस्तों, आपका क्या मानना है। साथ साथ लोकसभा चुनाव का माहौल लगातार गरमाया हुआ है। 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 13 मई को चौथे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इससे पहले शनिवार को तीसरे चरण के लिए हुए चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने वोटिंग का आंकड़ा जारी कर दिया है। सामने आए तीसरे चरण के फाइनल चुनावी आंकड़ों के मुताबिक 65.68% की वोटिंग हुई है। इससे पहले चुनाव होने के बाद चुनाव आयोग ने आंकड़ा जारी किया था, इसमें 64.40% की वोटिंग बताई गई थी। शनिवार को जारी हुए आंकड़े के अंदर 1% अधिक आंकड़ा बताया गया है। 65.68% के आसपास वोटिंग बताई गई है। दोस्तों, फाइनल रिजल्ट दे दिया गया है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताइएगा। क्या वोटिंग परसेंटेज जो पिछली बार अचानक से बहुत बढ़ गया था, क्या वो अपने आप में एक्सेप्शनल है या फिर सही आंकड़े हैं, या फिर इस बार जो मात्र 1% बढ़ा है ये सही है। साथ साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच आपसी टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वो चाहेंगे तो वह उनसे सड़कों पर मिलेंगी, लेकिन राजभवन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि बगल में बैठने पर भी वह पाप होगा। तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने सीसीटीवी फुटेज की स्क्रीनिंग का भी जिक्र किया है। राजभवन के एक कर्मचारी ने राज्यपाल के खिलाफ पुलिस में लिखित में शिकायत दी थी, यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। साथ साथ दोस्तों, गिरिडीह के पूर्व विधायक जयप्रकाश झारखंड मुक्ति मोर्चा से निलंबित कर दिए गए हैं। बोले, जनता के आह्वान पर चुनाव लड़ रहा हूं। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गिरिडीह के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा को पार्टी से निलंबित किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जारी किए गए पत्र में लिखा है कि 2024 के आम चुनाव में आपके द्वारा कोडरमा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन किया गया है, जो गठबंधन धर्म के विपरीत है। गिरिडीह जिला समिति के पत्र के आधार पर मिली सूचना के आधार पर वह पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिए गए हैं। सांसद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मोदी जी अगले वर्ष 75 वर्ष के हो जाएंगे। बीजेपी के अंदर 2014 में मोदी ने खुद नियम बनाया था कि बीजेपी में जो भी 75 साल का होगा वो रिटायर्ड हो जाएगा। मोदी रिटायर्ड हो जाएंगे तो आपके पार्टी में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? क्या योगी आदित्यनाथ को 2 महीने के बाद निपटा दिया जाएगा और अमित शाह इसके बाद प्रधानमंत्री बन जाएंगे? यानी दोस्तों, ये कई सारे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से उत्तर प्रदेश में हटा दिया जाएगा और इसके बाद अमित शाह प्रधानमंत्री के पद पर क्लेम करेंगे। साथ साथ दोस्तों, नरेंद्र मोदी मंच पर आकर रोने लगे, कहते हैं मुझे गाली दी गई। मोदी जी हिम्मत करिए, ये सार्वजनिक जीवन है। इंदिरा गांधी जी से कुछ सीखिए, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा गांधी जी से सीखिए हिम्मत, दृढ़ता और वीरता क्या होती है। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इसके साथ में दोस्तों, तेजस्वी यादव के पीठ में दर्द को लेकर तरह तरह की बातें चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें रेस्ट लेने के लिए बोल रहे थे। इसके बाद करारा जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ललित यादव के हाथ में लालू यादव ने लालटेन थमाया है। हम आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि लालटेन छाप पर बटन दबाकर ललित यादव को भारी बहुमत से चुनाव जिताए। ललित यादव के हाथ में जब जब लालटेन थमाया गया तब तक वो विजय हुए हैं। उन्होंने विधायकी में छक्का मारा है। दरभंगा सीट से जीत दर्ज कराने के बाद ललित यादव दरभंगा में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि कमर में परेशानी की वजह डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। मेरे कमर की हड्डी में चोट है। कमर पर लगाए गए बेल्ट को दिखाते उन्होंने कहा कि हम अभी बेल्ट लगाकर घूम रहे हैं। मैंने डॉक्टर से कहा है कि आप बोल रहे हैं 3 सप्ताह आराम करने के लिए, इसमें तो चुनाव खत्म हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से कहा कि अभी तेजस्वी यादव बेड रेस्ट नहीं करेगा। जब तक प्रधानमंत्री मोदी को हम हटा नहीं देंगे तब तक हम बेड रेस्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है। मोदी को बेड रेस्ट की जरूरत है। यानी भाजपाइयों के द्वारा उठाए जा रहे सवाल का उसी तरीके से जवाब दिया गया है। दोस्तों, साथ साथ वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कॉमेडियन श्याम रंगीला को नहीं मिला नामांकन का फॉर्म। श्याम रंगीला ने चुनाव आयोग में गुहार लगाई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई सारे लोगों को नॉमिनेशन का पेपर ही नहीं मिला था। श्याम रंगीला वो है जो नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते हैं दोस्तों, यानी उनके जैसे आवाज निकालते हैं। इससे पहले आपको लोग को याद होगा कि 2019 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए बीएसएफ के पूर्व सैनिक सामने आए थे, तेज बहादुर, जिनका बाद में नामांकन का पत्र ही खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों, मामला हाई कोर्ट पहुंचा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन कहीं कोई राहत नहीं मिली थी और वाराणसी में प्रधानमंत्री के सामने चुनौती पेश करने की कोशिश कर रहे श्याम रंगीला को इस बार नॉमिनेशन का पेपर ही नहीं मिल पाया है। साथ साथ हिमाचल प्रदेश के 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव है। मंगलवार को यहाँ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे सत्यपाल
सिंह रायजादा ने नामांकन दाखिल किया है। उनकी ओर से दाखिल एफिडेविट के मुताबिक सत्यपाल सिंह रायजादा के पास कुल 8 करोड़ की संपत्ति है। साथ साथ दोस्तों सवाल यह है कि वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक संयुक्त प्रेस का आयोजन किया गया था। बिहार में सारे विपक्ष के नेता मौजूद थे। आरजेडी की ओर से मनोज कुमार झा और सीपीआईएमएल की ओर से दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद थे। इस दौरान मनोज कुमार झा आरजेडी के नेता ने कहा कि हमें हर तरफ से बहुत जबरदस्त संदेश मिल रहा है। प्रधानमंत्री की लाख कोशिश के बावजूद लोग भैंस पर नहीं नौकरी और रोजगार पर टिके हुए हैं। गांव तक बात भी पहुंच गई है। बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। बीजेपी के लोग संविधान आरक्षण को लेकर तमाम भ्रांतियां फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री कोई भी रहे लेकिन उसके पद की गरिमा तो होनी चाहिए, हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। साथ राहुल गांधी ने जो एक मंच पर आकर नरेंद्र मोदी के साथ डिबेट को लेकर मंजूरी दी तो कांग्रेस के नेता बोले, कहा भाजपा वालों असली नेता चुनौती स्वीकार करता है। राहुल गांधी जी ने तो बहस करने की चुनौती स्वीकार कर ली है और पत्र भी लिख दिया है। अब आप अपने नेता नरेंद्र मोदी से कहिए कि खुली बहस की चुनौती को स्वीकार करे और असली नेतृत्वकर्ता होने का प्रमाण दे। इसी के साथ में मेनका गांधी ने वरुण गांधी को टिकट ना दिए जाने को लेकर सवाल पूछे जाने पर अपने जवाब में बड़े संकेत दिए हैं। कुछ नीतियों पर आपत्ति वाले वरुण गांधी के बयान को लेकर उनका टिकट काटा गया है, इस तरीके के संकेत दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा कोई कारण नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि वह इसके बिना भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अपने आवास पर पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की सुल्तानपुर से उम्मीदवार मेनका गांधी ने कहा कि वरुण गांधी सुल्तानपुर में आकर प्रचार करे। अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वरुण गांधी को टिकट नहीं दिए जाने पर मेनका गांधी ने कहा कि मैं यह नहीं कह सकती मुझे खुशी हुई है, लेकिन मुझे यकीन है कि वरुण गांधी बिना टिकट के भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या पीलीभीत से उन्हें इस बार भी उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए था, मेनका गांधी ने कहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने फैसला ले लिया है, बस इतनी सी बात है। कुल मिलाकर दोस्तों वरुण गांधी को टिकट नहीं दिए जाने से कहीं ना कहीं मेनका गांधी में भी नाराजगी तो है, लेकिन वो खुलकर बोल भी नहीं पा रही है क्योंकि उनको चुनाव भी बीजेपी से लड़ना है। साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से रिहा होने के बाद हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन किया है। पार्टी के दफ्तर में एक सभा का आयोजन भी किया गया। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने बजरंग बली की खूब कृपा प्राप्त की है, हमारे ऊपर, देशवासियों के ऊपर, उन्हीं की कृपा से आज जेल से मैं बाहर आ गया हूं, आप लोगों के बीच में हूं। यह बजरंग बली का चमत्कार है। हमारी एक पार्टी छोटी सी है जिसे कुचलने के लिए प्रधानमंत्री और उनके लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे एक साथ 4 नेता को जेल में भेज दिया गया। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर टॉप 4 नेता जेल में चले जाते हैं तो पार्टी खत्म हो जाती है, लेकिन ये पार्टी नहीं, एक सोच है जिसे कुचलना चाहोगे तो भी नहीं कुचल पाओगे, ये लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने पार्टी अध्यक्ष सजाद लोन द्वारा एक्स पर सोशल मीडिया पर एक गाने के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा नोटिस जारी करने पर उनकी आलोचना की है। पार्टी के प्रवक्ता अदनान अशरफ मीर ने कहा कि यह गीत पार्टी ने नहीं बल्कि कश्मीरी युवाओं ने तैयार किया है। ये कश्मीरियों की भावना का प्रतीक है, यह उनकी पीड़ा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस गाने को चुनावी मानदंडों के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग से नियमों को समान रूप से लागू करने का आग्रह किया है। प्रवक्ता ने कहा कि निराशाजनक है कि चुनाव आयोग दूसरों के प्रति उदारता दिखाते हुए हमारी पार्टी को जांच के लिए चुनता है। उन्होंने कहा कि बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ साथ दोस्तों प्रज्वल रेवन्ना के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हुए जयराम रमेश ने अपने पुराने ट्वीट पर रिएक्ट किया है, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। जयराम रमेश ने कहा कि व्हाट इज स्टॉपिंग द प्राइम मिनिस्टर टू कैंसिल द डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ऑफ प्रज्वल रेवन्ना, यानी प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट क्यों नहीं कैंसिल किया जा रहा है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्यों नहीं कैंसिल किया जा रहा है, यानी उसको जो प्रिविलेज अन्य देशों के अंदर मिल रहे हैं उसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। वो भारत में अपराधी है और उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कार्रवाई में डिले होने से संकेत मिल रहे हैं कि कोई ना कोई मिली भगत जरूर है तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा। जयराम रमेश ने कहा कि क्यों और कैसे देश भागने से अलाउ किया गया, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी इसी तरीके से देश छोड़कर भाग गए थे। साथ दोस्तों सीता सोरेन बीजेपी के साथ है। बसंत सोरेन ने जो दावा किया है उस पर झारखंड नेता प्रतिपक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा था कि सीता सोरेन बहुत जल्द घर वापसी करेंगी। बसंत सोरेन की ओर से सीता सोरेन की घर वापसी के बयान को लेकर झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है सीता सोरेन क्योंकि सोरेन परिवार से आती है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के विकास को देखकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि कुछ ना कुछ ऐसा मामला होगा जिससे दबाने के लिए ही वो बीजेपी में गए होंगे। यानी ईडी, सीबीआई, आईटी के कई सारे कार्रवाई कई सारे बड़े नेताओं पर हुआ है और हेमंत सोरेन पर कार्रवाई की गई है, तो हो सकता है उनके परिवार के लोगों पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही हो, इसीलिए सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला लिया हो। आने वाले दिनों के अंदर सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में कई सारी रैलियां कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता से बात कर रहा था एक मीडिया कर्मी, इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी की
हकीकत सबके सामने रख दी है दोस्तों। इस हकीकत में वो कहते हैं कि अभी तो बीजेपी के ज्यादातर सपोर्टिंग चैनल देश में चल रहे हैं, यानी ज्यादातर चैनल बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। मीडिया वाले ने सवाल पूछा था कि क्या आपको बीजेपी को मिलने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ पता है, तो उन्होंने कहा कि हमने थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन ज्यादातर मीडिया में तो एकदम पॉजिटिव बताया जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, ऐसी कोई नेगेटिव खबर दिखाई नहीं दे रही है। तो उन्होंने बाद में कहा कि हो सकता है क्योंकि मीडिया ज्यादातर बीजेपी का पक्ष लेती है इसीलिए ऐसा कर रही होगी। यानी भाजपा का समर्थक जो रैली में भी आया हुआ है, बीजेपी को सपोर्ट भी कर रहा है, वो भी मानता है कि ज्यादातर मीडिया आजकल भारतीय जनता पार्टी का गुणगान गा रही है, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड के फायदे गिनवाए जा रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।